आयुर्वेद में कोष्ठ शब्द हम क्या समझें और कोष्ठ क्या होता है? आयुर्वेद में कोष्ठ शब्द का मतलब आमाशय, पक्वाशय, मध्य कहा गया है। वैसे आमाशय, पक्वाशय, मध्य। अगर आमाशय और पक्वाशय मध्य की बात की जाए तो इसको हम आज की डेट में एक डायग्राम से देखते हैं। एब्डोमिनल कैविटी जो होती है, जैसे ये हो गया आपका आमाशय। आमाशय के बाद में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गई। तो जो ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसको कहते हैं हम पक्वाशय। ये हो गया आमाशय और ये हो गया पक्वाशय। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आमाशय और पक्वाशय के बीच में अगर आज की डेट में हम बात करें तो क्या-क्या चीजें आ सकती हैं। एक तो ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आ सकता है। ये हो गया आपका पैंक्रियाज, पैंक्रियाज आपका आ गया। इसके अलावा आमाशय और पक्वाशय के मध्य देखें तो किडनी भी तो आती है। यहीं पर पीछे बीन शेप की एक पेयर किडनी होती है, तो ये किडनी वाला स्ट्रक्चर भी आ गया। किडनी। तो आमाशय, पक्वाशय, मध्य या इसी का दूसरा नाम आचार्य चरक ने महास्रोत इसे कहा है और इसे ही महानिम्न शब्द भी कहा है। महानिम्न, इसे ही शरीर मध्य भी कहा जाता है। तो इतने नामों से इसे जाना जाता है। अब आज की डेट में अगर हम इनकी चर्चा करें और ये देखें कि कौन-कौन से स्ट्रक्चर जो कोष्ठ में आ सकते हैं, तो आमाशय यानी स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन पक्वाशय, इनके बीच में अगर देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, किडनी, ब्लैडर, लीवर, स्प्लीन। चूंकि आमाशय और पक्वाशय के मध्य लेना है, यानी कि आमाशय और पक्वाशय भी हमें इसी में लेना चाहिए। तो ये स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी आमाशय पक्वाशय मध्य में आ जाएंगे। ठीक है। तो कोष्ठ शब्द जब भी आयुर्वेद में आएगा तो कोष्ठ शब्द से हम क्या समझेंगे कि जितना भी पेट का हिस्सा है, आपका जहां थोरैक्स खत्म होता है, यानी कि आपके रिब्स जो खत्म हो रहे हैं, स्टर्नम जहां पे खत्म होता है, उससे नीचे और प्यूबिस सिम्फाइसिस के ऊपर का जो हिस्सा होगा, वो सारा का सारा आमाशय में आएगा। तो ये स्टर्नम हो गया, जैसे जिफी स्टर्नम हो गया, यहाँ से रिब्स निकलती हैं। ये रिब्स हो गई। इसके अलावा
यहीं से नीचे से स्टमक शुरू हो जाता है, यहाँ से ऊपर से इसोफेगस आता है और स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, और नीचे जो है ये फ्यूबिस सिम्फाइसिस का एरिया जो होता है ये। तो ये जो बीच का एरिया है, ये पूरा का पूरा हम आयुर्वेद में कोष्ठ शब्द से इसको परिभाषित करते हैं। कोष्ठ हम कैसे पता करें किसका क्या कोष्ठ है? तो कोष्ठ जो होता है अग्नि पर आधारित है। कोष्ठ अग्नि से हम लोग पता करते हैं, या अग्नि अगर किसी की अच्छी है तो कोष्ठ भी उसका अच्छा होगा। तो आचार्यों ने, जैसे अगर हम आचार्य सुश्रुत की बात करें तो इन्होंने कोष्ठ भेद में 3 भेद बताए, और वाग्भट जी ने कोष्ठ के 4 भेद बताए। आचार्य सुश्रुत ने मृदु, क्रूर और मध्यम कोष्ठ बताया। मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ बताया। मृदु, मध्यम और क्रूर, ये 3 कोष्ठ सुश्रुत ने वर्णन किए, जबकि वाग्भट जी ने कोष्ठ जब वर्णन किए तो मृदु, मृदु कोष्ठ, मध्य कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ, और फिर से इन्होंने एक मध्य बता दिया। तो 2 बार इन्होंने मध्य कोष्ठ का वर्णन वाग्भट जी ने किया है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसमें अग्नि कैसी होती है, दोष कैसे होते हैं। जैसे मृदु कोष्ठ देखा जाए तो यहाँ पर पित्त जो होता है प्रधान होता है। मध्यम कोष्ठ में सम दोष होते हैं, यानी कि तीनों दोष समावस्था में होते हैं, और क्रूर कोष्ठ में वात दोष प्रधान होता है। वात और कफ प्रधान क्रूर कोष्ठ होता है। जबकि वाग्भट के अनुसार अगर देखा जाए तो मृदु कोष्ठ सेम सुश्रुत की तरह पित्त प्रधान, मध्यम कोष्ठ को कफ प्रधान बताया, क्रूर कोष्ठ को इन्होंने वात प्रधान बताया, और लास्ट में एक मध्य कोष्ठ फिर से इन्होंने बताया, और इसमें बताया कि दोष जो होते हैं वो सम होते हैं, सम दोष। ये दोषों की स्थिति होती है। अब कैसे पहचानोगे कि कोई मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति है या क्रूर कोष्ठ वाला व्यक्ति है? तो अगर कोई व्यक्ति आपके पास में आता है, उस व्यक्ति को आप रात में दूध पिला दीजिए। ध्यान से सुनिए बात को, लिख लेना इसको बाद में। कोई व्यक्ति आपके पास में आता है, उसको आप रात में दूध दे दें, मुनक्का खिला दें, द्राक्षा जिसको आयुर्वेद में कहा जाता है, या फिर आप क्या करें, उसको त्रिफला चूर्ण दे दें या गन्ने का रस पिला दें। तो क्या क्या दे सकते हैं, उसे दूध दे दें, या मुनक्का वाला दूध दे दें, या त्रिफला चूर्ण दे दें, या गन्ने का रस दे दें। ऐसी चीजें जब आप उसको खिला दोगे को दस्त लग जाएंगे, यानी कि उसको विरेचन होने लगेगा, सुबह उसको कई बार पॉटी जाना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति का इस प्रकार का कोष्ठ है तो उसे हम मृदु कोष्ठ कहते हैं। और इन चीजों को खिलाने पर भी जिसका पेट साफ ना हो, ऐसे व्यक्तियों को हम क्रूर कोष्ठ कहते हैं। क्रूर कोष्ठ में वात प्रधान होता है। कभी जो है क्रूर कोष्ठ, कभी इसका पेट सही रहेगा, कभी ऐसे व्यक्ति का पेट सही नहीं रहता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की भी स्थिति बनी रहती है। ठीक है, तो क्या क्या होता है,
क्रूर कोष्ठ में क्रूर कोष्ठ वात प्रधान होता है और इसमें कभी पेट सही रहता है, कभी पेट नहीं सही रहता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी स्थिति बनी रहती है। तो ये कोष्ठ आयुर्वेद में कोष्ठ शब्द का मतलब है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब लोग पार्ट सेकेंड, भाग 2 का पहला अध्याय, रस धातु। तो पहले हम लोग देखेंगे कि आयुर्वेद में रस धातु से क्या चीज लिया गया है और मॉडर्न में हम रस धातु से क्या समझेंगे। सबसे पहले हम लोग रस धातु की निष्पत्ति देखें। रस धातु की निष्पत्ति कैसे होती है, तो यहाँ पर रस धातु में अच प्रत्यय लगाने से रस शब्द बनता है। तो रस ही धातु है और उसमें अच प्रत्यय लगा देंगे तो रस धातु बनता है। और सुश्रुत में इसकी जो निरुक्ति बताई है काफी इंपॉर्टेंट है। क्या निरुक्ति बताई है सुश्रुत ने? रस गतो धातु, अरहर अह रह गच्छित गच्छितो रसा। तो रस गतो धातु, गतो का मतलब होता है गतिमान। तो जो निरंतर गतिशील रहते हैं, जो निरंतर गतिशील रहता है उसे रस कहते हैं। जो निरंतर गतिशील रहता है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और लिखा है अह रह गच्छितो रसा, यानी कि ये शरीर में भ्रमण करते करते, शरीर में भ्रमण करते करते प्रत्येक धातु को पोषित करता है। यानी कि ये रस जिस धातु में पहुंच जाएगा वो धातु वो बना देगा। तो रस गतो यानी कि रस धातु हमेशा गतिशील रहता है और इसीलिए इसको रस कहा जाता है। और शरीर में ये जहां जहां जिन जिन धातुओं के आश्रय में जाता है उन उन धातुओं का ये निर्माण करता है। दूसरा, रस की उत्पत्ति के बारे में हम लोग बार बार बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से उत्पत्ति होती है।
आहार रस, आहार जो है जब इस पे जठराग्नि की क्रिया होती है तो ये बन जाता है आहार रस और किट्ट भाग। किट्ट या इसको मल कहते हैं और आहार के किट्ट या मल जो होते हैं वो मूत्र और पुरीस होते हैं, फीकस मैटर और यूरेट। आहार रस के ऊपर जब भूताग्नि की क्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप बनता है प्रथम धातु रस धातु। लेकिन अभी ये जो रस धातु बनी हुई है, ये रस धातु बहुत उत्तम नहीं है। एक तरीके से इसमें मल भाग भी है और इसमें प्रसाद भाग भी है। जब इस धातु के ऊपर जो ये रस धातु बनी है, जब इसके ऊपर रसाग्नि की क्रिया होती, जब यहाँ पर रसाग्नि इसके ऊपर जब काम करेगी रस धातु के ऊपर, तब जाके यहाँ पर दो भाग, एक प्रसाद भाग बनता है और दूसरा किट्ट भाग, यानी कि यहाँ पर भी मल की उत्पत्ति होगी। और ये जो किट्ट या मल भाग होता है जिसको हम लोग कफ के रूप में इसका मल भाग यहाँ पर होता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो प्रसाद भाग हुआ है, इस प्रसाद भाग में एक तो स्थूल भाग होता है और दूसरा जो है सूक्ष्म भाग। सूक्ष्म भाग अगली धातु को बनाता है जो कि है रक्त धातु। स्थूल या इसे ये कहें, इस स्थूल भाग, यानी स्थूल का मतलब होता है ज्यादातर हिस्सा और सूक्ष्म मतलब थोड़ा सा हिस्सा। तो ज्यादातर हिस्सा जो स्थूल भाग होगा वो दोबारा से इसमें दो भाग हो जाते हैं, एक उप धातु का निर्माण करता है और दूसरा रस धातु का। दो बातें यहाँ पर आप सीखिए, नंबर 1 और नंबर 2। क्या दो बातें यहाँ पर सीखनी है? रस धातु जब आहार रस से बनती है, यानी कि भूताग्नि की क्रिया के फलस्वरूप जब रस धातु बनती है तो वो इमैच्योर होती है, होती है। लेकिन जब उसी रसाग्नि की क्रिया होती है जिसके कारण से उत्तम रस धातु की प्राप्ति होती है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रस धातु का निर्माण होता है। अगर यहाँ पर हम ये बात करें कि रसाग्नि क्या है, रस अग्नि यानी कि वो एंजाइम जो प्लाज्मा के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे रस धातु को हम अगर प्लाज्मा माने तो प्लाज्मा के बनने में जो विटामिन्स या और एंजाइम मदद करते हैं, वही रसाग्नि है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सीधा सीधा रसाग्नि क्या होगा, तो विटामिन ए, B1, B2, B3, B12, B4, B5, B5, B6, ये जितने भी विटामिन हैं, इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन ई, ये सारे। इसके अलावा एंजाइम में जैसे ये तो विटामिन हो गए, एंजाइम
जब हम लोग डाइजेशन पढ़ते थे तो वहां पर अमाइलेज, लाइपेज, अमाइलेजेस, लाइपेजेस और फास्फेटेज, तो ये जो एंजाइम होते हैं जिनके कारण से डाइजेशन होकर जो प्लाज्मा का अवशोषण होता है, तो वो सारी चीजें ये सारे जो एंजाइम होते हैं ये रसाग्नि कहलाते हैं। रस का पांच भौतिक संगठन अगर देखा जाए, रस का पांच भौतिक संगठन, रस का जो पांच भौतिक संगठन है इस जल महाभूत प्रधान होता है। इसी कारण से रस धातु सौम्य गुण युक्त होती है। रस धातु सौम्य गुण युक्त होती है। बाकी सारे महाभूत अगर इसमें देखा जाए रस धातु में, तो सभी होते हैं। नेक्स्ट है रस के भेद। रस के मुख्य रूप से दो भेद हैं, एक स्थायी भेद और दूसरा पोषक। तो एक स्थायी रस होता है और दूसरा पोषक रस होता है। स्थायी रस क्या है? स्थायी मतलब रुका हुआ, एक ही जगह रहने वाला। इसको आज की डेट में देखें तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि जो आईसीएफ होता है, सेल के अंदर फ्लूइड होता है, वो है। टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड रहता है टिश्यू फ्लूइड। इसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट्स में रहता है। पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड जो कि पेरिटोनियल कैविटी एब्डोमेन में रहती है, और पेरिकॉर्डियल जो हार्ट के चारों तरफ रहती है वो पेरिकॉर्डियल फ्लूइड है। वो भी स्थायी, क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन से लेना देना नहीं है, वो जहां है वहीं पर है। इसके अलावा सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो पोषक रस होता है इसे अस्थायी रस भी कहते हैं। और ये धमनियों के माध्यम से बहता है। धमनियों, रसायनियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में बहता है, जिसके कारण से पोषण प्रदान करता है। जिस सेल को जैसे पोषण की जरूरत है वो उसको प्रदान करता है। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए जो प्लाज्मा है, ब्लड के साथ में सर्कुलेट करता है, और लिम्फ।
प्लाज्मा क्या होता है कि जब हम एक ब्लड लें, टेस्ट ट्यूब में ब्लड को डाल दें और इसका सेंट्रीफ्यूज मशीन से खूब तेजी से जब घुमाते हैं तो नीचे की तरफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट इकट्ठा हो जाते हैं जिसको हम हेमाटोक्रिट बोलते हैं। और ऊपर की तरफ जो है वो हल्के कलर का एक फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? प्लाज्मा है। नीचे वाला हिस्सा हेमाटोक्रिट, ये ब्लड है। हेमाटोक्रिट जो कि लगभग 40 से 45% तक होता है। और ये जो प्लाज्मा वाला हिस्सा होता है ये 55 से 60% तक होता है। बाकी लिम्फ जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, ब्लड सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट ये भी करता है। लिम्फ ब्लड से ही जो है छन के बनने वाला पदार्थ होता है। रस का स्थान क्या है? तो रस का स्थान है हृदय। और यहाँ हृदय से 24 धमनियां निकलती हैं जिनके माध्यम से रस संपूर्ण शरीर में संचरण करता है या जाता है। रस वह स्रोतस के मूल अगर देखा जाए तो रस व स्रोतस के मूल चरक ने हृदय और 10 धमनियां। क्योंकि सुश्रुत ने चरक ने 10 धमनियां बताई इसलिए इन्होंने हृदय और 10 धमनियां बताई हैं। जबकि ये तो चरक का हो गया, सुश्रुत ने बताया है हृदय और रसवाही धमनियां। हृदय और रसवाही धमनियां। रस धातु के गुण कर्म क्या होंगे, इसका कार्य क्या होता है? तो रस धातु सौम्य गुण युक्त होती है, शीतल होती है और इसका काम होता है कि तरपति, तरपति तरपति मतलब होता है कि शरीर के लिए तर्पण का कार्य करती है, यानी कि पूरे शरीर में रस धातु वायु के द्वारा इधर उधर ले जाती है और इसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो संपूर्ण शरीर को देता है जिससे शरीर का तर्पण होता है। और जब शरीर का तर्पण होगा तो उसका वर्धन भी होगा, यानी कि वृद्धि भी होगी। तो तर्पति, वर्धति और धार्यति, धार्यति शरीर का धारण करने का कार्य भी रस धातु करती है। ज्यापति,
यापति मतलब यापन करना, पालन करना। पालन करना, जैसे शरीर में कोई धातु का कमी आ जाए तो वो अपने गुण के द्वारा उस धातु को बढ़ाने का कार्य करती है। इसके अलावा रक्त की पुष्टि, रक्त पुष्टि क्योंकि रक्त धातु रस धातु से ही बनती है, इसीलिए रक्त की पुष्टि करती है। और रस से ही स्त्रियों में स्तन्य और आर्तों की उत्पत्ति होती है। स्तन्य यानी कि मदर मिल्क, और आर्तो मेंसेस जो होता है वो रस से ही उत्पन्न होती है। और सुश्रुत ने कहा है कि शरीर की स्थूलता यानी कि मोटापन और दुबलापन रस के ही अधीन होता है। यानी कि अगर आप रस धातु ज्यादा है तो मोटे होंगे, रस धातु कम होगी तो बहुत ज्यादा दुबले पतले होंगे। रक्त क्षय के लक्षण एक तरफ लिखें, रक्त क्षय के लक्षण, और एक तरफ रक्त वृद्धि के लक्षण। रक्त क्षय में हृदय द्रव, हृदय द्रव का मतलब होता है पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन का मतलब होता है जैसे कई बार आपका दिल जब धड़कता है तो खुद को ही धड़कन सुनाई पड़ने लगती है, उसे कहते हैं पैल्पिटेशन। तो हृदय द्रव हो जाएगा, रस क्षय हो जाएगी। शब्द असहिष्णुता, हृदय द्रव यानी कि पैल्पिटेशन हो जाता है। फिर दूसरा रक्त रक्त सॉरी ये रक्त नहीं है, रस क्षय, इसको ठीक कर लेना। फिर दूसरा लक्षण क्या होगा, शब्द असहिष्णुता, शब्द असहिष्णुता। शब्द असहिष्णुता का मतलब होता है ऊंचे शब्दों को न सहन कर पाना। ऊंचे शब्दों को ना सहन कर पाना यानी कि जैसे आपसे किसी ने तेजी से बोल दिया तो फिर वो तुरंत जो है डर जाएगा, सहन नहीं कर पाएगा ऐसे शब्दों का। फिर उसके बाद में है कंप, सोस। सोस का मतलब है दुबलापन, कंप मतलब कंपन होगा। फिर उसके बाद में है सूल, उसको दर्द होगा। स्पंदन, स्पंदन का मतलब भी पैल्पिटेशन ही होता है। तृष्णा, प्यास बहुत लगेगी। घट्टन, घट्टन का मतलब उसको जैसे रगड़ जैसा लगता है, उस तरह का हमेशा फील होगा जैसे कोई दबा रहा है, घट्टन। अंगों में शून्यता, अंग शून्यता। हृदय पीड़ा, हृदय पीड़ा होता है, शून्यता लगती है। ग्लानि, डिप्रेशन जैसा। रुक्षता पूरे शरीर में,
रुक्षता लगेगी, और श्रम, श्रम का मतलब होता है थकान। ये सारे जो वर्ड मैं बता रहा हूँ, इन सभी वर्ड का मतलब जरूर लिख लिया करो, क्योंकि आने वाले समय में जब आप वहाँ इन शब्दों ही आप अच्छे से याद कर पाएंगे। तो सब जो भी मैं अर्थ बताऊं जरूर लिख लिया करो। रस वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो? क्लेद। हृदयो उत, नाउजिया जैसे, हरलास जिसको कहते हैं। प्रसेक, प्रसेक मतलब ना, भूख न लगना। मुख में विरसता, मुख में विरसता यानी कि मुख टेस्टलेस, लेसनेस। हरलास, हरलास का मतलब भी नाउजिया होता है। स्रोत अवरोध हो जाएगा, स्रोतो अवरोध। मर्द, उसको बॉडी एक होता रहेगा, अंग मर्द। मंदाग्नि, मंदाग्नि अग्नि उसकी कम हो जाएगी। गुरुता, गुरुता मतलब भारीपन। आलस्य, आलस्य यानी कि थकान जैसा। शैत्य, शैत्य मतलब हमेशा उसे ठंडक, शीतलता का अनुभव। और श्वेत्य, श्वेत मतलब सफेद पड़ जाना, तो उसका शरीर श्वेत कलर सफेद हो जाएगा। उसे श्वास यानी कि सांस फूलेगी, कास खांसी आएगी। अति निद्रा, नींद बहुत आएगी। अति निद्रा, बहुत ज्यादा नींद आएगी। तो जो रस वृद्धि के लक्षण है, श्रेम लक्षण जो होते हैं वो रस कफ वृद्धि के भी होते हैं। नेक्स्ट है प्रमाण कितना होता है। रस धातु का प्रमाण कितना बताया है आचार्य चरक ने? 9 अंजलि। 9 अंजलि इसका प्रमाण बताया है, यानी कि लगभग जो है 1.25 लीटर के करीब में होता है। एक अंजलि जो होती है वो 16 तोला। एक अंजलि लगभग जो है 16 तोला के होता है, और एक तोला लगभग जो है वो 12 ml, 10 से 12 ग्राम का होता है। तो इसको कन्वर्ट कर लें तो 144 तोला आएगा लगभग। 9 × 16 करेंगे तो 144 तोला आएगा। और 144 तोला जो होता है, ये लगभग जो अगर देखा जाएगा तो 1.75 लीटर के करीब में आएगा। तो प्लाज्मा कितना होता है? 1.75 लीटर। नेक्स्ट, अष्टविध सार। सार कितने प्रकार के होते हैं? तो सार 8 प्रकार के होते हैं। सार मतलब उत्तम, सार का मतलब होता है कि जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है उसे सार कहा जाता है। 8 प्रकार के: त्वक सार, रक्त सार,
मांससार, मेदसार, अस्थिसार, मज्जासार, शुक्रसार और सत्वसार। जबकि यही ब्रैकेट पे लिख लेंगे, आचार्य काश्यप ने सार 9 प्रकार के बताए हैं। ओजसार अधिक बताया। ओजसार अधिक बताया। अब इसमें जितने भी सार यहाँ बताए गए हैं, सभी प्रकार के जो सार हैं, इसमें जो त्वक सार है, ये त्वक सार को हम लोग रस सार समझ सकते हैं। तो त्वक सार जो पुरुष है, उसके क्या लक्षण होंगे? तो ऐसे व्यक्ति की जो त्वचा है वो स्निग्ध होगी, यानी कि बहुत ही चिकनी होगी। लक्षण हल्का सा चिपचिपी टाइप की होगी। लक्षण मृदु मुलायम होगी, प्रसन्न होगी, सूक्ष्म सूक्ष्म यानी कि पतली होगी स्किन। और पुरुष जो होगा वो गंभीर स्वभाव वाला, सुकुमार होगा, सुकुमार। इसके अलावा चमकदार, प्रभायुक्त स्किन होगी। और ऐसा पुरुष जो है सुख सौभाग्य को भोगने वाला होता है। सुख सौभाग्य ऐश्वर्य को भोगने वाला। इसके अलावा बुद्धि, विद्या, आरोग्य, मतलब बीमार नहीं पड़ता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, प्रसन्नता एवं दीर्घ आयु होता है। एवं दीर्घ आयु होता है। ठीक है, तो ये इसके त्वक सार पुरुष के लक्षण होते हैं। ये भी क्वेश्चन में, सार का क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है, लेकिन आपको सार वाला जो क्वेश्चन होगा वो हर एक धातु जब पढ़ेंगे तो उसके साथ में ही उसका लक्षण पढ़ेंगे। आप लोग इसको इकट्ठा करके एक जगह लिख लेना। और ये जो सार है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आप लोग पीजी की तैयारी करेंगे तो एक क्वेश्चन इससे फिक्स है। सार से एक क्वेश्चन 100% आता है। कि कैसे आता है, ये दे दिया गया, बुद्धि किस प्रकार के सार पुरुष का लक्षण है, तो त्वक सार का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पीजी में पूछे जाते हैं। रस धातु को हम लोग किससे कोरिलेट करते हैं? प्लाज्मा से कोरिलेट करते हैं। तो प्लाज्मा में जो पांचों महाभूत होते हैं उसके अंश किस प्रकार से होते हैं उसको देखा जाए। प्लाज्मा प्लाज्मा में अगर हम देखें पार्थिव अंश, तो क्या क्या होंगे जो पार्थिव होंगे? जैसे प्रोटीन भारी होती है, प्रोटीन में भी एल्बुमिन, एक मिनट वेट करिए। हेलो। तो प्रोटीन जैसे एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन जो है,
फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन। ये तो प्रोटीन हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसी में जो नाइट्रोजनस पदार्थ हैं, जैसे क्रेटनिन, यूरिया, ग्लूटामिन, और अगर इसी में भारी वाले में देखें, शर्करा में कौन कौन से द्रव्य हो सकते हैं, तो ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, फिर उसके बाद में आप पे अंश देखें, आप पे अंश में स्नेह है, स्नेह में लिपिड्स जो होते हैं, और फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। और इसमें वैसे देखा जाए तो प्लाज्मा जो होता है, इसमें 92% वाटर ही होता है प्लाज्मा में, बाकी 8% में ये सारी चीजें होती हैं। आग्नेय अंश देखा जाए, क्या क्या चीजें प्लाज्मा में अग्नि के समान लक्षण हैं। अग्नि वाले में विटामिन, मिनरल्स, मिनरल्स में सोडियम, पोटेशियम जो भी होते हैं ये सारे, मेटल धातु में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें। मिनरल्स में गंधक, फास्फोरस। अंश क्या है, वायु में जो गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्लाज्मा में इस प्रकार से द्रव्य पाए जाते हैं। तो पार्थिव अंश क्या है, आपे अंश क्या है, क्या है, और वायु चीजों में क्या क्या चीजें होती है। 5 भौतिक संगठन प्लाज्मा और लिम्फ दोनों का होता है, तो यहाँ पर लिम्फ भी लिख लें। कल हम लोग प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे, मॉडर्न एस्पेक्ट। आज बस इतना।